तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ें तो हम डायरेक्ट उसके पैराग्राफ पर ना जाएं। हमें क्या करना होता है, जो भी वह चैप्टर है उस चैप्टर के टाइटल को डिकोड करना होता है। यहां पर जो हमें टाइटल मिला वह मिला हमारे देश का नाम भारत, ठीक, और दूसरा इसकी स्थिति के विषय में जानकारी दी गई है। इसका मतलब है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद मेरे हिसाब से इस एनसीईआरटी में यह बताया, मान लेते हैं यह हमारी पृथ्वी है, तो यह बताया गया होगा कि आखिर हमारे देश की लोकेशन कहां पर है। अभी जो लोकेशन है इसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे अक्षांश और देशांतरों के आधार। और जब हम अक्षांश और देशांतरों के आधार पर हम अपने देश की लोकेशन को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा देश है भारत, यह क्या है, उत्तरी गोलार्ध का देश है। नोट करना चालू कर दीजिए, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध का देश है। उत्तरी गोलार्ध का देश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का कोई भी भाग इक्वेटर के दक्षिण में नहीं है या इक्वेटर पर भी नहीं है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि हमारे देश का जो सबसे दक्षिणी भाग है वह क्या है, हमारा इंदिरा पॉइंट, है ना। और जो इंदिरा पॉइंट है वह कहां पर है, अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसमें। और वह भी जो है कि जो हमारा सबसे दक्षिणी भाग है, सबसे दक्षिणी जो हमारा भाग है, दक्षिणी भाग, वह कहां पर है, वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नोट करते चलिएगा। और इंदिरा पॉइंट जो है यह विषुवत रेखा से, यह विषुवत रेखा से, यह विषुवत रेखा से कितने किलोमीटर दूर है, किसी को याद है? एनसीईआरटी ने बताया था, याद कीजिए, क्लास 6, 7, 8 कितने किलोमीटर दूर है? तो यह विषुवत रेखा से 873 किलोमीटर की दूरी पर। इसका मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं, एक बार फिर से मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, तो हमारा जो देश है उसका मुख्य भाग यहां पर कुछ ऐसे है और यह जो हमारा भाग है यहां पर। तो यह जो इंदिरा पॉइंट है वह इक्वेटर से 876 किलोमीटर की दूरी पर। बात क्लियर हो गई। तो इससे हमें पता चला कि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में। अब जब उत्तरी गोलार्ध में हमने कहा तो ये वाली जो कंडीशन है इंदिरा पॉइंट, ये तो कहां मिल गई, ये हमें द्वीपीय क्षेत्र में मिली। अगर हम सबसे दक्षिणी भाग और वह भी मुख्य स्थलीय भाग की बात करें, मुख्य स्थलीय भाग की अगर हम बात करें तो किसको माना जाता है, वह माना जाता है कन्याकुमारी। कहां पर, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट है। वहीं इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांशीय विस्तार है वह लगभग 6 डिग्री 4 मिनट है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट में कितने अक्षांशों का अंतर है, तो लगभग 2 अक्षांश का अंतर है। यह 8 डिग्री 4 मिनट्स पर, इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट पर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो सबसे हम जो है कि उत्तरी और दक्षिणी भाग की हमने बात कर लिया, तो हमने कहा उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में जब हम कह रहे हैं तो आखिर कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में जब हम कहते हैं तो क्या ये ध्रुवीय क्षेत्र की ओर है या फिर यह जो है कि सिर्फ उष्णकटिबंध में? तो हमें पता है कि हमारे देश का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, जो मुख्य विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसका मतलब हमारा जो देश है वह उष्णकटिबंध में भी आता है और उपोष्णकटिबंध में भी आता है। उष्णकटिबंध हम किसको कहेंगे कि भाई जो भाग हमारा कर्क रेखा तक है, जो भाग हमारा कर्क रेखा तक है वह उष्णकटिबंध में आ जाएगा और उसके उत्तर का भाग क्या आ जाएगा, उपोष्णकटिबंध में आएगा। अब कई किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि हमारे देश का कुछ हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है, शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है। तो देखिए जो शीतोष्ण कटिबंध लिख दिया जाता है ये किसके आधार पर लिख दिया जाता है, ये तापमान के आधार पर लिख दिया जाता है। अर्थात शीतोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र होता है वहां पर तापमान क्या होता है, कम होता है।
वैसे तो हमारे देश का अधिकांश हिस्सा क्या आएगा, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में ही आएगा, लेकिन कुछ इससे ऐसे हैं जो बहुत ऊंचाई पर है ना। तो जैसे हमारा जो हिमालय पर्वत का ऊपरी भाग है ना, हिमालय पर्वत का ऊपरी भाग है, यहां पर तापमान कम हो जाता है, तो इसको हम लिख देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये जो शीतोष्ण कटिबंध हमने लिखा, ये अक्षांश के आधार पर नहीं लिख रहे हैं, यह लिख रहे हैं हम तापमान के। तो तापमान यहां पर क्या हो गया, मेन फैक्टर हो गया, ना कि अक्षांश। यहां तक ये भी बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने क्या समझा कि भारत की स्थिति के विषय में कुछ ये पता चला, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। अगर हम देखें तो हमने कह तो दिया कि उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन हमें भी पता है कि भाई हमारी पृथ्वी को, है ना, लगभग हम 4 गोलार्धों में डिवाइड करते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो यह जो हम लोग देख रहे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है। तो हमारा जो देश है वो कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में। तो यहां पर स्थिति में और लिख लीजिए कि हमारा जो देश है वह कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में है। और पूर्वी गोलार्ध में भी देखेंगे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर हम देखें कि हमारी लोकेशन क्या है, तो मानक समय रेखा के आधार पर अगर हम देखें, मानक समय रेखा के आधार पर, तो हमें पता चलेगा कि हम जो ग्रीनविच लाइन जाती है, ग्रीनविच जो लाइन जाती है, उससे लगभग 82.5 डिग्री हम जब पूरब की ओर जाते हैं तो हमारा देश क्या होता है, मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मानक समय रेखा के आधार पर जो हम देखें, अब सभी चीजें क्या हो रही होंगी, जुड़नी चाहिए, आपके दिमाग में जुड़ रही होंगी। तो समझ जाइए अभी तक जो आपने एनसीईआरटी पढ़ा उसमें आपने मेहनत की है। यहां तक क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब थोड़ा सा इसके माध्यम से ये समझ पाए कि हमारे देश की स्थिति कहां पर है। अभी हमें स्थिति के साथ आकार भी पढ़ना है। अब देखिए जो स्थिति है ये क्यों महत्वपूर्ण होती है। स्थिति ही क्या करती है, किसी देश के तापमान, किसी देश के वर्षा, किसी देश के क्लाइमेट को डिफाइन करती है। तो अगर हम अपने देश की स्थिति से परिचित होंगे तो हम बाकी चीजों को अपने आप क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं एनसीईआरटी हमें क्या क्या बताती है। क्या यहां तक आप सब लोगों ने नोट कर लिया, क्या यहां तक सब लोगों ने नोट कर लिया, नहीं नोट किए हैं तो कर लीजिए, है ना, कथा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ गुरुजी, ठीक बात ठीक बात ठीक बात, है ना, नोट कर लीजिए, यही चीजें आगे अभी आपको पढ़ना है, यही चीजें, ठीक है। अगर नहीं नोट किए हैं तो तुरंत नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको नोट करते रहना होगा, ठीक, एकदम क्लियर। चलिए मैं मिटा रहा हूं, तो नहीं नोट कर पाए होंगे वीडियो को रोककर नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं एनसीईआरटी हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। थोड़ा सा और हम इसको जूम, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे बिना एक भी शब्द छोड़े, और पिछली क्लास का जो इंफॉर्मेशन है उसको हम रिलेट करते चलेंगे। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं, देखा होगा आप लोगों ने। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए, सब लोग एटलस खोल लीजिए, और एटलस खोलकर देखिए थोड़ा गौर से, एनसीईआरटी कह रहा है तो देखना पड़ेगा, और इसलिए देखिए क्योंकि बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को ज्ञात कीजिए। और अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार एनसीईआरटी आपको पहले ही बता चुका है कि नहीं, पहले ही बता चुका है, ठीक है। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? तो चलिए करिए भाई। अगर हमसे ये पूछ रहे हैं अक्षांशीय विस्तार, तो अभी हमने क्या देखा, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, ये हमने अक्षांशीय विस्तार देखा। अगर हमसे यह देशांतीय विस्तार पूछ रहे हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, ये हमारा देशांतरी विस्तार है। और ये कहां पर मिलेगा, यह मिलेगा हमें गुजरात वाले क्षेत्र में, और जिसका नाम है गौर माता, हमने देखा था गौर माता, याद आ रहा है,
और यह जो स्थान है किसको बताएगा, यह बताएगा अरुणाचल प्रदेश के किबिथु को। किसको, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु को। याद करते चलिएगा। तो हमने कहा अब यहां पर क्या हुआ कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को ज्ञात कीजिए। हमने पुरानी जानकारी के आधार पर इंफॉर्मेशन निकाल ली। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? हम लोगों ने कर दिया। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। तो यह जो स्थान है यह हम लोगों ने क्या है, यह है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और यह जो स्थान है ये कन्याकुमारी है। यही क्या है, कन्याकुमारी है। नोट करते चलिएगा, ये क्या है, कन्याकुमारी है ना। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैला है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अब यहां पर इसको मिटाइए थोड़ा सा ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए और इसको ऊपर लेकर आइए। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि भारत की जो सीमाएं हैं, और कौन सी सीमा, जलीय सीमा। देखिए स्थल तो जहां तक है वहीं तक हमारा बाउंड्री रहता है, लेकिन जो जलीय क्षेत्र है उस पर जो हमारी संप्रभुता है, जैसे हम कहते हैं कि भारत एक सॉवरेन स्टेट है, संप्रभु देश है, जो अपने क्षेत्र के विषय में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो ये जो निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र है, वह कहां तक है, संप्रभुता हमारी कहां तक है, तो यह हमारी 12 समुद्री मील तक। और ये 12 समुद्री मील कैसे हम मापते हैं, मान लेते हैं यह हमारा देश का भाग। अब इसमें क्या करते हैं कि जो ये आगे पीछे निकले एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, और जो हमने सबसे आगे सागर की ओर निकले सबसे आगे वाले स्थानों को मिलाने के लिए जो रेखा खींच दिया, इसी को बोलते हैं आधार रेखा। इसको बोलते हैं आधार रेखा। और इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल अर्थात 12 समुद्री मील तक क्या होता है, हमारा संपर्क होता है। और यह जो है ध्यान दीजिएगा, एक समुद्री मील बराबर एनसीईआरटी ने बता रखा है कि लगभग जो है कि 1.8 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारी सबमरीन होती है ना, तो सबमरीन कहाँ करते हैं हम लोग रखते हैं, या कोई भी जब देश दूसरे देश का जहाज आता है तो हम उसको कहते हैं कि आप बाहर लौट जाइए, आपको हमारी परमिशन लेनी होगी हर चीज के लिए। तो वही चीज कहां पर है, ये हमारी 12 समुद्री मील तक यहां पर होता है। ठीक है, चलिए हमारे देश की आगे बढ़ते हैं। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। किसकी बात कर रहे हैं, इंदिरा पॉइंट, हमने नोट कर लिया। आइए अब हम इतने बड़े अक्षांशीय और देशांती विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। अर्थात एनसीईआरटी अब आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करने वाली है, तो सोचने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्या लिखा है, यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांती विस्तार की गणना करें तो ये लगभग जो है कि 30 डिग्री का है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि भाई 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक, अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको डिफरेंस कितना पता चले, लगभग 30 डिग्री का आपको डिफरेंस निकल कर आएगा। अर्थात यहां पर ये देखिए कैसे कैसे बता रहे हैं कि यहां हमारा दक्षिणी पॉइंट है, यहां हमारा उत्तरी पॉइंट है, तो यहां से लेकर यहां तक देखिए अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं तो अक्षांश कैसा होता है, यह हमारा 0 डिग्री हो गया, और इसके समानांतर ही जो रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है, ऐसे जो रेखाएं खींची गई, और यह हमारा जो है कि 0 डिग्री देशांतर, इसको मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं, ये क्या है, देशांतर रेखाएं। क्लियर। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम ऐसे चलते चले जाएं तो हमें जो डिफरेंस पता चलेगा लगभग 30 डिग्री देशांतर का। ठीक इसी तरह से सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम के इस विस्तार को देखें, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार का भी अंतर लगभग 30 डिग्री देखने को मिलेगा। अब उत्तर से दक्षिण जो हमारी लंबाई है अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो हम जाएंगे तो हमें जो दूरी तय करनी होगी 3214 किलोमीटर, 3214
किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम वही यह देखें यहां से लेकर यहां तक, अर्थात सबसे पश्चिम से पूरब या सबसे पूरब से सबसे पश्चिम की ओर जाएं, तो यह हमारी जो दूरी है यह 2933 किलोमीटर है। अब प्रश्न आएगा, एनसीईआरटी जो आपसे प्रश्न करना चाहता है कि भाई ये अंतर क्यों है, जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार या दूरी लगभग एक जैसी है, इसी के कारण हम जो है कि क्या कहते हैं, हम अपने देश को चतुष्कोणीय बोलते हैं। चतुष्कोणीय मतलब ऐसा कोण जो लगभग 4 भुजाओं का कोण बनाता हो, लगभग जैसा इक्वल। तो अब ये जो चतुष्कोणीय है, तो और इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर है वो सिर्फ इतना है, तो आखिर डिफरेंस क्यों आ रहा है? इस डिफरेंस का कारण समझने के लिए हमें क्या करना होगा, अक्षांश और देशांतरों को समझना होगा। देखिए जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे मान लेते हैं फिर से हमें पृथ्वी बनाते हैं, ये हमने 0 डिग्री देशांतर। अब इसके समानांतर जो रेखाएं होंगी हमेशा एक दूसरे के समानांतर होंगी, कभी भी किसी से मिलेंगे नहीं। इसका मतलब है कि यहां से अगर यहां तक की दूरी है तो यहां पर हर जगह एक ही जैसी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यह देखिए, हमने ये 0 डिग्री देशांतर रेखा लिखा और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखाएं, अगर हम इनको देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि इनके बीच, ये देखिए इक्वेटर के बीच में दूरी कम है, लेकिन यहां पर आकर क्या हो गया, ये एक दूसरे से चिपक जाती हैं। अर्थात इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की ओर जाती हैं, इनके आपस के बीच की दूरी क्या होती है, कम होने लगती है। क्योंकि हमारा भी देश जो कि क्या, जो हमारा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो स्थान है वह इक्वेटर पर नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर हमारे देश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी विस्तार इतना जो है, ये अगर इक्वेटर पर होता तो डिस्टेंस क्या होती, ज्यादा होती। क्योंकि हम लोगों का ये जो भाग है, ये जो हिस्सा है, ये कहां पर, कर्क रेखा से उत्तर है। और यहां तक जाते जाते आप देख रहे हैं ये जो रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं, एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं, पास आ चुकी हैं। इसके वजह से अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भले ही एक जैसा हो, लेकिन किलोमीटर में दूरी क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गया। तो अब देखिए, तो हमने क्या लिखा है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी जो है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की दूरी केवल जो है कि इतने किलोमीटर है। इस अंतर का कारण क्या है, इसे जानने के लिए पुस्तक देखिए, एनसीईआरटी कुछ कह रही है भाई, पुस्तक के भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 के अक्षांश और देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 3 को देखें। इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हमें कोई किताब देखने की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने इस चीज को यहां पर समझ लिया, ठीक है। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती। अब देखिए, हम जिस तरह से नोट्स बना रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, तो हमें यह लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। हमने अभी तक जो एनसीईआरटी पढ़ी, जिस तरह का अप्रोच अपनाया, उससे सभी चीजें क्या हो रही हैं, अपने आप याद होती चली जा रही हैं। एकदम बात क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गया। तो हमने क्या कहा कि यह अंतर इस तथ्य पर आधारित कि ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है, अभी हमने देखा, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक ही जैसी रहती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की जो दूरी है, एक सेकेंड दीजिए, है ना, ये आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो लगभग आप कह सकते हो 111 किलोमीटर होता है। और विषुवत रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की भी दूरी क्या होती है, लगभग 111 किलोमीटर होती है, लगभग 111 किलोमीटर होती है, जो कि ध्रुवों की ओर जाकर क्या हो जाती है, 2 देशांतरों की दूरी यहां पर देख सकते हैं तो एकदम चिपक जाती है। तो चिपक जाती है तो दूरी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अक्षांशों की दूरी हमेशा बनी रहती है और देशांतरों की जो दूरी होती है वह भी विषुवत रेखा पर लगभग 111 किलोमीटर ही होती है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध अथवा कोश शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अभी हमने देखा, तो देखिए फिर से इसको मिटाते हैं और इस डायमेंशन को समझते हैं। मान लेते हैं फिर से ये हमारी पृथ्वी है, ये हमने जो है कि 0 डिग्री अक्षांश ले लिया। अब आपको पता है यह जो कर्क रेखा है, यह जो मकर रेखा है, इसके बीच के भाग को बोलते हैं उष्णकटिबंध। अब यहां से लेकर लगभग जो है कि 30 से लेकर 35 तक का जो क्षेत्र है ना, इसको बोल देते हैं हम लोग उपोष्णकटिबंध।
है ना। उसके बाद उपोष्ण कटिबंध, और उपोष्ण कटिबंध के बाद आ जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध, और शीतोष्ण कटिबंध के बाद आ जाता है आपका शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, तो देखिए हमने हमारे जो देश का विस्तार है वह कहां से है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसका मतलब है कि कर्क रेखा तक का जो भाग है वह कहां पर आ जाता है, वह उष्ण कटिबंध में आ जाता है। उसके आगे का भाग उपोष्ण कटिबंध में, और उपोष्ण कटिबंध में जो भाग ऊंचे हैं, जैसे हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। कितना कम हो जाता है, जैसा कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है, तो वहां पर टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि भाई ये ठंडा क्षेत्र, शीतोष्ण वाला क्षेत्र। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। हाँ, तो अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोश शीतोष्ण कटिबंध में से। अब देखो कोश का मतलब ये होता है, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध की पूरी आइडियल कंडीशन ना पाया जाना, गर्मी थोड़ा सा शीतोष्ण कटिबंध में भी क्या होता है, शीतोष्ण भी मैंने आपको बार बार बताया 2 शब्दों से बना है, शीत प्लस उष्ण, है ना। तो यहां पर शीत भी है गर्मी भी है, बस क्या है जब शीतोष्ण में गर्मी का अनुपात थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो उसको कोश शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए जैसे ही टेम्परेचर बदलेगा वर्षा बदल जाएगी, वर्षा जब बदलेगी तो मिट्टी बदल जाएगी, मिट्टी बदलेगी तो कृषि कार्य बदल जाएंगे, कृषि कार्य बदलेंगे तो आर्थिक क्रियाकलाप क्या होंगे, हमारे बदल जाएंगे। इसको अपने देश में भी समझिए, जैसे उत्तर भारत के कृषि कार्य और दक्षिण भारत के कृषि कार्य एक जैसे हैं नहीं, फसलें एक जैसी हैं नहीं, मिट्टी एक जैसी है नहीं, जलवायु एक जैसी है नहीं, क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो क्यों बदल रहा है, क्योंकि क्लाइमेट बदल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए हम देशांती विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देखिए भाई क्या अध्ययन करवाते हैं। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो हमने देखा अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। तो हम लोगों को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वह 360 डिग्री घूम जाती है, कितने, 24 घंटे में। इसका मतलब है कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी क्या होती है, 15 डिग्री घूम जाती है। कितने डिग्री, 15 डिग्री। और जो जो स्थान जितना ही पूर्व में होगा उसका समय उतना ही क्या होगा, आगे में होगा। जैसे हमारे यहां पर सुबह पहले होती है, और ब्रिटेन जो कि हमसे पश्चिम में है ना, वहां पर क्या होती है, सुबह बाद में होगी। हमारे यहां पर दोपहर अब होने वाली है, उनके यहां पर अभी सुबह हो रहा होगा। तो इसी तरह से अगर हमने अभी किससे देखा, हमने अपने से पश्चिम ब्रिटेन से कंपेयर किया, लेकिन अगर हम लोग अपनी देश का कंपेयर करें चाइना से, जापान से, तो वहां पर अब क्या हो रहा होगा, शाम हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर सूर्योदय क्या हो चुका है, पहले हो चुका है। पॉइंट क्लियर। तो अब देखिए इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी जो है 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री। और जो स्थान जितना ही पूरब, जैसे मान लो एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, और बी क्या है, पूरब की ओर है, और ए और बी के बीच में देशांतर का अंतर जो है अगर 15 डिग्री है, तो यहां पर अगर 9 AM है ना, तो यहां पर क्या होगा, 1 घंटा आगे होगा, है ना। यहां पर जब 9 AM बजा हुआ है, ठीक है, यहां पर जब 9 AM बजा हुआ है तो यहां पर पहले ही 9 AM बज चुका होगा, और यहां पर अब क्या हो रहा होगा, 10 AM हो रहा होगा, सुबह के 10 बज रहे होंगे। जब यहां पर जो है कि सुबह का 8 बज रहा होगा, तो यहां पर सुबह का क्या बज रहा होगा, सुबह का यहां पर 9 बज रहा होगा। 1 घंटे का अंतर, अगर 15 डिग्री का अंतर है। हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग में अंतर कितने का है, तो 30 डिग्री। अब मान लेते हैं कि हम एक स्थान ले लेते हैं गौर माता, ये हमारे सबसे पश्चिम में है। एक स्थान ले लेते हैं हम कीबीथू, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, अब वैसे तो हमारे देश के बीच से एक रेखा जाती है 82.5 डिग्री रेखा। तो अगर हम अपनी घड़ियों को देखें तो अभी जितना हम यहां पर गौर माता में जो टाइम है
उतना ही टाइम क्या होगा, किबिथु में होगा। लेकिन घड़ियों के हिसाब से हम देख रहे हैं, अगर हम सूर्योदय के आधार पर देखें तो किबिथु का जो टाइम है वह 2 घंटे क्या होगा, आगे होगा। मान लेते हैं गौर माता पर इस समय 12 बज रहा है, तो यहां पर क्या बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा। अगर यहां पर 10 बज रहा है तो यहां पर क्या बज रहा होगा, 12, क्योंकि यहां पर सूर्योदय क्या हुआ, पहले हुआ, यह पूरब की ओर है। तो अब देखिए होता क्या है कि जैसे अपने देश का पूरब से पश्चिम विस्तार है, इसे ही ऐसे ही बहुत से देशों का पूर्व और पश्चिम विस्तार है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि सूर्योदय के आधार पर अगर हम अपनी घड़ियों को चलाएंगे तो किसी की घड़ी में कुछ बज रहा होगा, किसी की घड़ी में कुछ बज रहा होगा। ना तो हम व्यापार कर पाएंगे, ना हम ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे, ना हम नेविगेशन यूज कर पाएंगे, मतलब अलग अलग ही कंडीशन, ना हमारे ऑफिस का एक टाइम होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमारे देश से जो 82.5 डिग्री रेखा जाती है, जो कि प्रयागराज और मिर्जापुर से बताई जाती है कि जाती है, तो उसको हमने कह दिया कि भाई इस पे जो समय होगा वही पूरे देश का समय माना जाएगा। अर्थात जब इस पे 8 बजेगा तो पूरे देश का 8 बजेगा, तो सब लोग अपनी घड़ी पर 8 ही बजे। लेकिन सोचिए जब यहां पर गौर माता में 8 बजेगा, यह सुबह 6 बजेगा, सुबह 6 बजे यहां पर सूर्योदय होता है और ये लोग अभी जगेंगे, तब तक किबुतु में क्या बज चुका होगा, 2 घंटे आगे है, तो यहां पर 8 बज चुका होगा। ये लोग क्या कर चुके होंगे, चाय पी चुके होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे ऑफिस जाने के लिए। ठीक इसी तरह से मान लेते हैं यहां पर जब 5 बजा 5 PM समय हुआ इवनिंग का, और इनकी छुट्टी होने वाली है, तो इनके यहां पर क्या बज चुका होगा, इनके यहां बज चुका होगा 7 PM, और ये लोग क्या कर चुके होंगे, घर पहुंच चुके होंगे और खाने की अब क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस आता है। तो वही लिखा है 2 घंटे का अंतर है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे, और समझने के लिए हमें एनसीईआरटी का है ना, पुरानी जो क्लासेस हुई हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए थी, इसीलिए हमने बहुत धीरे धीरे आपको एक एक चीज नोट करवा के लिखवा कर बताया। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखा कि लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं, हम लोग जान चुके हैं। तो मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है, जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल तथा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है, भारत के कुछ ऐसे स्थानों का नाम लिखिए जिनसे मानक यामोत्तर गुजरती है ना, जो 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है, आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई देखिए यह मान लेते हैं यह हमारा देश और ये हमारा सबसे पूर्वी भाग, यह हमारा सबसे पश्चिमी भाग। हमने क्या किया, यहां से एक रेखा जा रही थी जो हमारे देश को लगभग बराबर भागों में बांटती है, तो इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री रेखा। हमने यहां से कहा यहां से लेकर यहां तक कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री का, तो इसका मतलब है 15 डिग्री हम इधर से आए, 15 डिग्री इधर से आए, ना इनकी बीच में जो रेखा जा रही है, यहीं पर जब सूर्योदय होगा तो सबके लिए सूर्योदय माना जाएगा। यहां पर जब 6 बजेगा तो सबके लिए 6, यहां पर जब 8 बजेगा सबके लिए 8। ऑफिस का टाइम अगर 10 बजे है तो यहां पर जब 10 बजेगा तभी सभी के लिए ऑफिस का टाइम 10 बजे होगा। हालांकि तब तक यहां पर क्या हो चुका होगा, 12 बज चुका होगा। अरे ऐसे करते हैं भाई, ऐसे करो, हाँ देखो बोर्ड ने उल्टा कर दिया था। ठीक है चलो ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, 2 घंटे का अंतर रहता है। तो 2 घंटे का ये जो अंतर है वह हम कैसे मैनेज करते हैं, अपने मानक समय रेखा के आधार पर मैनेज करते हैं। और ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसका पूरा क्या नाम है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। देखिए कोई फैक्ट यहां पर लिखा हुआ है, उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 7.5 डिग्री देशांतर के गुणक पर चुना जाता है। तो हम लोगों ने भी क्या किया, देखो 7.5 डिग्री के मानक पर ही लिया। हम 15 उधर से चलकर आए, 15 इधर, अर्थात 7.5 2 बार उधर से चले, 7.5 इधर से चले। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया।
तो देखो एक तो 60.5 डिग्री वाला फॉर्मूला भी फिट हो रहा था, ठीक है। ऐसे करते हैं तो है ना पॉजिटिव थंबनेल आता है। ये हमें रोहन ने बताया था, हमें नहीं पता था, है ना। तो हाँ, हमने क्या कहा कि जो साढ़े, हमने क्या किया, दो चीजें ली। तो हमने तो पहले आधे उधर से आए पूरब से पश्चिम की ओर, आधा हम पश्चिम से पूरब की ओर गए, हमें 82.5 डिग्री मिला। और यह जो अंतरराष्ट्रीय एक जो है कि मानक है, स्टैंडर्ड है 82.5 डिग्री वाला, हम इसको भी करते हुए आए तो क्या हुआ, यही चीज हमें 82.5 डिग्री देशांतर मिला, है ना। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट क्या है आगे है। अब देखो कैसे हमने अपनाया है 82.5 डिग्री, यही तो अपनाया हमने 82.5 डिग्री, और इस 5.5 घंटे कैसे आगे हुआ वो भी समझ लो। मैंने आपको क्या कहा, हमारी पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है ना, 15 डिग्री। तो यहां पर है 82.5 डिग्री, इसका मतलब है 15 × 5 अगर कर दोगे तो कितना हो गया, 75 डिग्री। और 75 डिग्री घूमने में कितना समय लगा, तो भैया 5 घंटे का समय लगा। अब जो है कि बचा 7.5 डिग्री, तो 7.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 30 मिनट का समय लगेगा। तो हो गया ना 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट हो गया कि नहीं। अब समझ में आ गया होगा, पहले से आप जानते हैं, आप तो वैसे ही बहुत तेज हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 जो है कि समय कटिबंध है। तो जैसे हमने देखा हमारे यहाँ पर 82.5 डिग्री एक मानक समय रेखा है, हमारा जो पूर्वी और पश्चिमी विस्तार है वो बहुत ज्यादा नहीं है, हम उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जैसे आप यूएसए को देखोगे तो यूएसए का एक मेन भाग, दूसरा अलास्का वाला क्षेत्र, वहां पर रूस को देखोगे, आपको कमेंट करके बताना है कि भैया रूस में कितनी मानक समय रेखाएं हैं। एक छोटा सा ही देश है लेकिन फिर भी उसके पास मानक समय रेखाओं की संख्या ज्यादा है, उसका नाम है फ्रांस। तो आपको फ्रांस का भी बताना है कि कितने मानक समय रेखाएं वहां से मिलती हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आइए और एक बार मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक। आइए अब देखिए, हम लोग कह रहे थे कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है ना। तो अगर हम देखें तो सबसे पश्चिम की ओर हमारा ये स्थान है, यहां से एक रेखा को खींचिए, यह जो विस्तार है हमने देखा 2933 किलोमीटर है, जबकि देशांतरी विस्तार कितना है, लगभग 30 डिग्री है। और यह कम क्यों हो गया, क्योंकि यह यहां उत्तर की ओर है। अगर यह जो चौड़ाई है इक्वेटर के पास होती तो क्या होता, हम 30 को 111 से क्या कर देते, मल्टीपल कर देते। अब यहां पर फिर से एक चीज देखिए, यहां से लेकर ऐसे आइए और ऐसे, है ना, इस दूरी को देखा हमने, ठीक। और यह 3 to 1 4 किलोमीटर दिखाई दिया, और इसमें विस्तार कितना दिया, दिखाई दिया 30 डिग्री का। क्लियर यहां तक, अब समझिए। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमने 0 डिग्री अक्षांश मान लिया, और हमारा जो देश है वह कुछ यहां पर है, ये हमारा अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र। इसका मतलब देख रहे हैं यह वाला जो भाग है यह क्या है, इक्वेटर के करीब है, और यह भाग क्या हो चुका है, काफी ज्यादा उत्तर की ओर आ चुका है। यहां से एक गुजर रही है हमारी कर्क रेखा। अब जो कर्क रेखा से इधर का भाग है ये आप देख सकते हैं, ये पूरा आएगा उष्णकटिबंध में, यह आता है आपका उपोष्णकटिबंध में, और यह जो पर्वतीय ऊंचे भाग हैं ये आता है आपका शीतोष्ण। अब मुझे एक बात बताइए, आप कहेंगे कि सर ये शीतोष्ण कटिबंध में आपने पर्वत को लिया है, तो क्या यहां पर जो पश्चिमी घाट पर्वत है क्या वहां पर भी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाएगा। तो देखिए जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है वह सामान्यतः कहां पाई जाती है,
3000 मीटर से ऊपर, या फिर अगर हम अक्षांश में देखें तो लगभग 35 डिग्री अक्षांश के बाद, 35 डिग्री अक्षांश के बाद। तो देखिए यहां पर जो हमारा ये पश्चिमी घाट पर्वत है, इसकी ऊंचाई औसतन 900 से लेकर 1200 मीटर है। तो यहां पर क्या हो, दूसरा ये इक्वेटर के भी क्या है, करीब है। यह 0 डिग्री अक्षांश के या विषुवत रेखा के पास में है, और जब भी 0 डिग्री अक्षांश की रेखा के पास में होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर कभी भी टेम्परेचर इतना कम नहीं हो पाता। फिर कहेंगे ठीक है सर, ये तो समझ गए, अब ये बता दीजिए सर, ये जो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं, क्या यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध जलवायु मिलता है? तो देखिए यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलता है वो सिर्फ ठंडी के समय मिलता है। जब ठंडी के समय, जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगी, लंबवत होंगी, तब यहाँ के कुछ पर्वतीय भाग जो अधिक ऊंचाई पर है, जहां पर जो 4000 मीटर प्लस ऊंचे क्षेत्र है, वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेगी। अन्यथा यह भाग क्या रहता है, गर्म रहता है। गर्म क्यों रहता है, बंगाल की खाड़ी के पास में है। मैंने आपको कल भी बताया था, याद है, फिजिकल ज्योग्राफी, कि जो स्थान सागर के करीब में होगा उस पर क्या होगा, टेम्परेचर का प्रभाव होगा। सागर क्या होता है, देरी से ठंडा होता है, देरी से गर्म होता है ना। तो गर्म हो गया तो ठंडा आसानी से नहीं होगा, और टेम्परेचर का ट्रांसफर सागरी जल में होता रहता है। तो इसी के कारण यहाँ पर सागरी प्रभाव है, इसके कारण टेम्परेचर यहाँ पर बहुत डाउन नहीं जाता। लेकिन यह जो क्षेत्र है देख रहे हैं, यहाँ के जो ग्रेटर हिमालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पर टेम्परेचर काफी नीचे तक चला जाता है। क्लियर, एकदम क्लियर यहां तक? सब लोग बता दीजिए, नोट कर पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो पूर्वी जगत में भारत की स्थिति को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर गल्फ कंट्री है, यहाँ पर हमारा देश है, और ये देखिए कर्क रेखा गुजर रही है और रेखाएं गुजर रही हैं, इनसे हमें कोई, आइए आगे लिखा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। तो हम लोगों ने अपने देश का क्षेत्रफल पहले भी नोट किया है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये फोन नंबर याद रखिएगा, इसको भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लोग कभी पूछ लेंगे किस चीज की तैयारी करते हैं, तो आप बता नहीं पाएंगे फिर, है ना। तो देखिए हमारे देश का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय भाग का केवल और केवल 2.4% भाग है। अर्थात हम एक छोटा सा भाग ही यहाँ पर धारित करते हैं। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 6 जो बड़े देश हैं आप उनका नाम जानते हैं, क्लास 6 से ही एनसीईआरटी आपको बताते हुए आ रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, पहले इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन बताता हूँ, ठीक है ना। पहले ये खत्म कर लेते हैं। एनसीईआरटी ने जो इंफॉर्मेशन दी है, देखिए वो बहुत कम जानकारी है। ये चैप्टर आपका खत्म होने जा रहा है, फिर मैं आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं, ताकि आपका यह जो चैप्टर है और फ्रूटफुल हो सके। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप एनसीईआरटी बैच से जब आप जुड़े हैं तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी कई जगहों पर कई तरह की लिमिटेशन रखता है। बहुत कम, कई जगहों पर आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। लेकिन आपको जो यहाँ पर क्लास में जानकारी दी जाएगी वो एनसीईआरटी की क्लास से बहुत ज्यादा होगी। 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूं, है ना, बस 1 मिनट का समय दीजिए। चल आइए, टेक्स्ट दिख रहा है ना, हाँ। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। अगर हम उत्तर की ओर देखें तो हमें ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं। हमें क्या मिलेगा, हमें ग्रेट हिमालय मिलेगा, मिडिल हिमालय मिलेगा,
शिवालिक मिलेगा, है ना। उसके बाद हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र देखते हैं, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का हम लोगों ने मैदानी क्षेत्र देखा था। कृष्णा कावेरी गोदावरी जैसी बड़ी नदियां हम देखते हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में हम जो है कि वनाच्छादित पहाड़ियां देखते हैं। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में जहां टेम्परेचर ज्यादा है, जहां वर्षा ज्यादा हो रही है, वहां पर क्या है, हमें वनों से ढके हुए पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। हालांकि अब वन बच ही कहाँ रहे हैं। अभी आपने देखा इतनी गर्मी पड़ी, और पता नहीं आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी की अपील को कितना सीरियसली लिया, लेकिन सोचिए पेड़ बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, है ना। अगर हम लोग आज भी थोड़ा सचेत हो जाएं, जहां पर भी जगह मिले हम पेड़ लगा दें, 2 पेड़ 4 पेड़, है ना, तो ये हमारा जो देश है ये हरा भरा बना रहेगा और इसका जो पर्यावरण है वो संतुलित रहेगा। अन्यथा हमने इसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। ठीक है, तो हमने देखा ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सिलिमान श्रेणियां, जो हमारा पाकिस्तान से लगा हुआ जो क्षेत्र है। तो आपको पता है कि जैसे, 1 मिनट दीजिए, ये देखिए जैसे ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से हमारा हिमालय ऐसे, तो ये जो पाकिस्तान में जो आता है यही आपका हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणी वाला क्षेत्र है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से एक सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। चलो भाई, अभी शब्द आ गया भारतीय उपमहाद्वीप, तो इसको समझो। एक शब्द हम सबसे पहले जानते हैं, एक शब्द है महाद्वीप। तो महाद्वीप किसको कहते हैं? स्थल के बड़े भाग को, स्थल के बहुत बड़े भाग को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और दूसरा जो शब्द है यहां पर वह है उपमहाद्वीप। ठीक है, ठीक है। अब उपमहाद्वीप, तो अगर हम अपने देश का भाग देखें तो इस तरह से ये हमारा दक्षिण वाला भाग, और यहाँ पर कुछ देश हैं, और इन देशों को मिलाकर अर्थात जो भारत का आकार है, भारत का जो विशाल आकार है, ठीक, प्लस तीन तरफ हमारे यहाँ पर जो विस्तृत सागर है, विस्तृत सागर, मैं प्रायद्वीप नहीं बता रहा हूं, ध्यान देना। प्रायद्वीप से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से होता है जिसकी 3 तरफ जल हो, जैसे ये हो गया प्रायद्वीप। लेकिन जब आप क्या करोगे इसमें जो है कि जब हम अपने देश को ले लें, भारत को ले लें, यहां पर बांग्लादेश जिसको मैं लिख रहा हूं BNG, बांग्लादेश को लिख लें। ठीक है, यहां पर उत्तर की ओर हम भूटान को ले लें, इधर की ओर हम नेपाल को ले लें, ठीक, नेपाल, और यह जो पाकिस्तान वाला भाग है इसको ले लें, तो यह जो भाग बनते हैं, जो 5 देश मिलकर बनते हैं, ये हैं आपके भारतीय उपमहाद्वीप। तो कहां गया भारतीय उपमहाद्वीप? चलो इधर लिख लो, भारतीय उपमहाद्वीप। कितने देश आए भाई? 5 देश आए। कौन सा देश सबसे पहले? तो भारत ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, है ना, और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान ले लीजिए। याद रह जाएगा, नोट कर लीजिएगा, जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये देश मिलकर क्या करते हैं? हमारे उपमहाद्वीप का नाम कहते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, नोट कर लीजिए जल्दी। मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटाएंगे नहीं तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, आगे। हाँ, तो हमने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी
अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। भूतकाल मतलब है कि जो हम एंशियंट में देखें, है ना, तो जब हमारे ऊपर आक्रमण होते थे, चाहे मंगोलों के आक्रमण हो या फिर उज्बेकों के आक्रमण हो, तो उस समय की जो हमारे हिमालय है वो क्या करता था, एक अवरोध के रूप में भूमिका निभाता था। खैबर दर्रा, बोलन, शिपकिला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना क्या था, बहुत मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता है। ठीक है, चलिए भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन विविध भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से मणिपुर में मणिपुर में मणिपुर या इम्फाल तक, मणिपुरी इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी यहां पर हमें सोचने के लिए कह रहा है कि भाई एक चीज बताइए, आपने देखा कि अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं, है ना, अर्थात केरल से लेकर हम जो है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की ओर बढ़े, इधर जो है हम गुजरात राजस्थान से होते हुए हम जो है कि मणिपुर तक जाएं, है ना, मेघालय तक जाएं, नागालैंड तक जाएं, अरुणाचल प्रदेश तक जाएं, तो कितनी चीजें बदलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की वर्षा, यहाँ की कृषि, यहाँ का फूड हैबिट, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर यहाँ के क्षेत्र से बिल्कुल अलग होगा। इन दोनों से यहाँ का जो भाग है बिल्कुल अलग होगा। ठीक इसी तरह से चाहे वनस्पति ले लीजिए, चाहे जीव ले लीजिए, चाहे घास ले लीजिए, चाहे आप आर्थिक क्रियाएं ले लीजिए, चाहे नृत्य ले लीजिए, संगीत ले लीजिए, भाषा बोली, है ना, जितनी चीजें हैं यहाँ से इधर की ओर क्या होंगी, ये बदलती चली जाएंगी। इसका मतलब है कि जो भारत का भौतिक विस्तार जो बड़े क्षेत्र में है, यह इसको भौगोलिक विविधता देता है, जलवायु संबंधी विविधता देता है। भूगोल और जलवायु बदलने से वहाँ का जो फूड हैबिट है तो वह फूड कल्चर बदल जाता है, तो सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती हैं वो भी बदल जाती हैं। यहाँ के लोग कृषि कार्य के लिए, है ना, अपने जो त्योहार मनाएंगे अलग समय मनाएंगे, और यहाँ पर उत्तर भारत में अलग समय मनाया जाता है। तो जो पहनावा है, वेशभूषा है ना, जितने भी फेस्टिवल है सब क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीपों समेत जो है वह 7,517 किलोमीटर विस्तृत है। अर्थात अगर हमारी जो तटीय सीमा को हम देख लें, जो हमारी तटीय सीमा है वह कितना है, 7,517 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगी। अब 7,517 इसमें क्यों सबसे ज्यादा, क्योंकि अब देखिए जो द्वीपीय क्षेत्र होते हैं उनका तटीय सीमा क्या होती है, बड़ी होती है। तो चलिए वो भी लिख लीजिए, है ना, जैसे अंडमान निकोबार, एक सेकेंड, अंडमान निकोबार, ANI, है ना, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को देखेंगे तो लगभग 1962 किलोमीटर की एक समुद्री सीमा मिलेगी। फिर इसके बाद आ जाइए गुजरात, तो गुजरात में जब आप आएंगे तो आपको लगभग 1214 किलोमीटर की सीमा देखने को मिलेगी। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे तीसरे नंबर पर, तो आपको आंध्र प्रदेश की सीमा मिलेगी, और आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वह 973 किलोमीटर है, ये 1214, एक सेकंड, 1214, ठीक, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर। फिर उसके बाद उसी से लगा हुआ तमिलनाडु, तमिलनाडु अर्थात आंध्र प्रदेश से जब दक्षिण की ओर आएंगे तो तमिलनाडु मिलेगा 960, 960। फिर ले लीजिए महाराष्ट्र, 652 किलोमीटर समथिंग मिलेगा, 652 किलोमीटर लगभग मिलेगा। तो ये वो राज्य हैं जो सीमावर्ती, कुछ राज्य जो सर्वाधिक सीमा रखते हैं। इसी में कुछ छोटे आप राज्य देखेंगे तो इसमें आपको एक गोवा मिल जाएगा,
गोवा जो है कि राज्य ही छोटा सा है, इसी के कारण उसकी जो तटीय सीमा है वो बहुत छोटी सी है, 101 किलोमीटर की है। इसी तरह से अगर हम देखें तो पुडुचेरी इसकी जो सीमा है वह मात्र 47 किलोमीटर की है। पुडुचेरी 47, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कई बार इस तरह के फैक्चुअल प्रश्न भी आपसे पूछे जाते रहे हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, आगे मिटा रहा हूं मैं, है ना। चलिए अभी इधर देख लेते। तो भारत की स्थिति की जांच करें, आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में, तो एशिया कॉन्टिनेंट, इसके लिए आपको क्या करना होगा, वर्ल्ड का मैप लीजिए, विश्व का मैप लीजिए, एटलस खोलिए और एटलस में देखेंगे तो हमारा जो देश है वह एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन हमसे पूरब की ओर एशिया भी काफी बड़ा है और पश्चिम की ओर, पश्चिम एशिया में किसको रखेंगे, जो गल्फ कंट्री वाले क्षेत्र आते हैं जिनको, और उसके आगे की ओर जाएंगे तो इजराइल जॉर्डन तक का जो क्षेत्र है जिसको हम मध्य पूर्व के रूप में जानते हैं वो वाला क्षेत्र, और इधर पूरब में जाएंगे तो हमारा जो पूर्वोत्तर भारत से आगे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस वाला जो क्षेत्र है वो सब आ जाएगा, है ना। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। तो आपको क्या करना है भाई, पड़ोसी देशों की एक सूची बना लीजिए, है ना। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, पहले से हम देखते आ रहे हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो सब लोग एटलस निकाल लीजिए और एटलस निकाल लेंगे तो उसमें देखेंगे ये हमारा श्रीलंका है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर दो है, एक यहाँ पर जलीय क्षेत्र है, एक उत्तर की ओर है, एक दक्षिण की ओर है। तो उत्तर की ओर और जो दक्षिण की ओर जलीय क्षेत्र है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी ने देखिए, यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर ये देखिए, अब आपको बताना है ये वाला कौन सा भाग है, ये वाला कौन सा भाग है, ठीक है। तो ये दो भाग हैं, तो यहाँ पर पाक की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है। एटलस देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतः क्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियां पैदा की हैं, पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? ये सब छोड़ दीजिए, फालतू की बातें हैं, सब मोह माया है। ये चैप्टर होता है आपका खत्म, लेकिन हम अभी इसको खत्म यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक। हमारे लिए चैप्टर अभी खत्म नहीं होगा। क्या यहाँ तक की चीजों को हम नोट कर पाए? मुझे बताइए, क्या यहाँ तक की चीजों को हम नोट कर पाए? फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ तक हम चीजों को नोट कर पाए? एक बार बताइए, सब लोग बताइए, यहाँ तक की चीजों को हम नोट कर पाए? तो हमने क्या समझा वो देख लीजिए। हमने समझा भारत की स्थिति के विषय, और भारत की ये जो स्थिति है ये क्या है, इसकी विशिष्टता प्रदान करती है। भारत की इसी स्थिति के वजह से हमारे यहाँ पर मॉनसूनी जलवायु विकसित, ये जो मॉनसूनी जलवायु विकसित हुई है इसको विकसित करने में हमारी स्थिति के साथ साथ हिमालय हिमालय पर्वत और जो उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है इसका बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? अगर हिमालय ना होता तो अभी जो हमारे यहाँ पर ये हवाएं आ रही हैं मानसून वाली, ये हिमालय से और उत्तर की ओर जाती, और हिमालय ना होता तो अवरोध ना उत्पन्न होने के कारण हवाएं वर्षा नहीं कर पाती।
अभी जो हमारे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ये जो वर्षा होती है वो हिमालय पर्वत के कारण होती है। दूसरा, उत्तर भारत का जो मैदान है, यही उत्तर भारत का मैदान क्या करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है, और इसी लो प्रेशर को भरने के लिए दक्षिण की हवाएं हमारे यहाँ पर आती हैं। तो भारत की जो जलवायु है मॉनसूनी, वो भारत की स्थिति के कारण ही है। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने देश को देखें तो हमें पता चलता है, पहले भी मैं ये सब चीजें आपको बता चुका हूं, कि हमारे यहाँ पर जो है कि सदाबहार वन भी मिलते हैं। सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे, तो वह मिलेंगे अधिक वर्षा वाले जगह। हमारे यहाँ पर पतझड़ वन भी मिलेंगे, हमारे यहाँ पर कटीले वन भी मिलेंगे। अर्थात जो वनों की विविधता है, वनों की जो विविधता है, वह वनों की विविधता इसकी स्थिति के कारण ही उत्पन्न हुई है। ये भारत की स्थिति के कारण ही हमारे यहाँ की जो जलवायु है वह विशिष्ट है, और इस विशिष्ट जलवायु में हमारे यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की मिट्टियां विकसित हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो हमारा जो दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी भाग में ही क्या होता है, अधिक तापमान होता है वहां पर, और अधिक वर्षा होती है वहां पर। टेम्परेचर और वर्षा जब अधिक होती है तो उससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है वह है लेटराइट मिट्टी। तो यह हमारी जलवायु की वजह से ही लेटराइट मिट्टी विकसित हो पाई है। अगर हमारे यहाँ पर इतना टेम्परेचर, इतनी वर्षा ना होती तो दक्षिण भारत में लेटराइट मिट्टी ना मिल पाती। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर इस जलवायु की वजह से ही मरुस्थलीय मिट्टियां विकसित हुई हैं। मरुस्थलीय मिट्टियां, और ये मरुस्थलीय मिट्टियां कहाँ पर हैं, हमारे रेगिस्तान वाले क्षेत्र। ठीक इसी तरह से जो हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, है ना, या जो हम जलोढ़ मृदा, जो कि हमारे मैदानी जो कि हमारे मैदानी और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ये इसके जलवायु के कारण ही है। अगर हमारे यहाँ की जलवायु ऐसी ना होती कि वर्षा इतना ना हो पाता, तो ना तो हमारे यहाँ पर मैदान विकसित हो पा ना तो मैदान विकसित हो पाता और ना ही तटीय क्षेत्र विकसित हो पाता। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि भाई हमारे यहाँ की जो मिट्टियां हैं वो भी इसी तरह, हमारी भारत की स्थिति के कारण ही हमारे जो है कि कृषि निर्धारित होती है। कृषि जैसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दक्षिण भारत में हम क्या करते हैं, अधिक तापमान और वर्षा वाली फसलों का हम चयन करते हैं। अधिक तापमान और वर्षा वाली फसल, है ना। जैसे हम दक्षिण की ओर देखते हैं तो हम कहवा का प्रोडक्शन करते हैं, हम रबर का प्रोडक्शन करते हैं, हम नारियल का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। वहीं उत्तर की ओर देखें तो हम शीतोष्ण क्षेत्रों में क्या करते हैं, शीतोष्ण क्षेत्रों में हम गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, हम जो है कि सरसों का प्रोडक्शन करते हैं। एक सेकेंड, गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, सरसों का प्रोडक्शन करते हैं, चावल का प्रोडक्शन करते हैं, अन्य फसलों का हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर यह क्या होता है, कृषि विविधता के रूप में भी है। ठीक इसी तरह से अगर हम उद्योगों को देखें तो हमारे उद्योगों में भी एक जो है कि डिवाइडेशन दिखाई देगा। अगर हम दक्षिण की ओर देखें उद्योग, तो यह जो दक्षिण का हमारा जो स्थिति है, वह स्थिति ऐसी जगह पर है कि जिसकी वजह से हमें एक विस्तृत तटीय क्षेत्र प्राप्त होता है, और तटीय क्षेत्र विकसित होने के कारण हम क्या कर पाते हैं, पर्याप्त मात्रा में आयात और निर्यात कर पाते हैं। और आयात और निर्यात करने के कारण दक्षिण भारत में देखेंगे तो निर्यात वाले जो उद्योग हैं वह ज्यादा देंगे, निर्यात वाले उद्योग क्या होंगे, ज्यादा दिखाई देंगे। उत्तर की ओर देखेंगे तो यह क्या जो हमारी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करने वाले उद्योग हैं, घरेलू आवश्यकता घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करने वाले उद्योग हमें यहाँ ज्यादा दिखाई देंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो पाई, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो पाई? ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
पतझड़ वन को ही पर्णपाती वन भी बोलते हैं। पतझड़ वन को पर्णपाती वन बोलते हैं। यहां तक हो गया, नोट कर लिया हम लोग। सब लोग बताइए, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में भी। अब देखिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है। अब प्रायद्वीपीय भाग में यहां पर देखें एक रेखा है, वह है 22 डिग्री अक्षांश रेखा। 22 डिग्री अक्षांश रेखा, ये है हमारा 22 डिग्री अक्षांश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं जितने भी। तो 22 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसके दक्षिण की ओर हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है, संकीर्ण होता चला जाता है। प्रायद्वीपीय हमारा जो भाग है वह क्या होता है, संकीर्ण होता चला जाता है। इसके जो दक्षिण का जो भाग है वह क्या होता है, संकीर्ण होता चला जाता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे। अच्छा, हमारे जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, हमारे जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूरी तरह से उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध का भाग है। अर्थात हमारे हिमालय पर्वतीय का कोई भाग, हिमालय पर्वत का कोई भी भाग हमारा उष्ण कटिबंध का भाग नहीं है। जहां पर ये पूर्वोत्तर भारत इधर से ऐसे आता है, यहां पर भी क्या है, यहां पर ऊंचाई का प्रभाव होने के कारण, ऊंचाई का प्रभाव होने के कारण यहां पर तापमान कभी भी, यहाँ पर तापमान कभी भी ऊंचा नहीं हो पाता है, तापमान डाउन रहता है। इसके कारण यहाँ की जो जलवायु है वह उपोष्ण वाली जलवायु बनी रहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिमालय पर्वत है वह स्थिति के हिसाब से तो देखा जाए तो उपोष्ण कटिबंध का भाग है, लेकिन तापमान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कई जगहों पर जो है कि उष्ण कटिबंध का हिस्सा है। तो आप कहिएगा कि नहीं, उष्ण कटिबंध का नहीं है, वह उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध का ही भाग है। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं, यह जो है हमारा मैदानी क्षेत्र, यह मैदानी क्षेत्र, यह हमारा पर्वतीय भाग है। ठीक है, तो जो मैदानी क्षेत्र है इसके विषय में, यह जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, यह इसका जो विकास हुआ है वह अवसाद से हुआ है, वह अवसाद से हुआ है। यह अवसाद कहां से आया हुआ है, तो यह हिमालय से आया हुआ है। और हिमालय क्या है, नवीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपसे पूछा जाएगा वो बहुत टफ प्रश्न होगा, लेकिन आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो जो हिमालय है और यह मैदानी क्षेत्र है, ये दोनों क्या है, अभी नवीन संरचनाएं हैं, नवीन संरचना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत नवीन संरचनाओं का प्रदेश है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, हिमालय भी नवीन है, यह मैदानी प्रदेश भी क्या है, नवीन संरचना है। तो आप कहेंगे कि हिमालय और मैदानी क्षेत्र नवीन संरचनाएं हैं, या उत्तर भारत, उत्तर भारत नवीन चट्टानों से बना, नवीन चट्टानों से बना। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जल्दी जल्दी। चलिए।
अब इसी में एनसीईआरटी ने एक जगह हमसे कहा था कि भाई हमें क्या करना है, हमें जो है अपने पड़ोसी देशों के विषय में, हमें अपने पड़ोसी देशों के लंबाई के विषय में लिखना है, अर्थात हमारी जो सीमा है उसके विषय में। कई बार इस सीमा वाले जो प्रश्न है ये हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीमा के विषय में लिखना है। अब देखिए सीमा के विषय में लिखना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे पहले BNG अर्थात बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ जो हमारी लंबाई है वह है हमारी 4098 किलोमीटर। उधर जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूं। फिर लिख दीजिए चाइना, चाइना चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री है वह है 3488 3488 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए पाकिस्तान, पाकिस्तान यहां पर 33 23 33, एक सेकेंड लीजिएगा, 33 23 किलोमीटर। फिर अफगानिस्तान देख लीजिए, एक छोटा सा क्षेत्र है, इसके साथ 106 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री लगती है। फिर इसके बाद आ जाएंगे नेपाल, तो नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर की एक बाउंड्री लगती है। उसके बाद आ जाएंगे हम भूटान, और भूटान के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो 699 किलोमीटर की लगती है। म्यांमार की नहीं हुई क्या, तो लिख लीजिए म्यांमार के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है 1643 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री लगती है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। तो ये हमारी सीमाएं हो गई, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए हम लोग एक शब्द सुनते हैं, वह है सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर। तो जब सेवन सिस्टर शब्द सुनते हैं, यह पूर्वोत्तर भारत के, यह पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश ARP, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और कौन सा रह गया, त्रिपुरा और नागालैंड। 1 2 3 4 5 6 7। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, 7 सिस्टर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न बहुत डिफिकल्ट सा बनता है कि बांग्लादेश के साथ ना 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, इसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अब 5 राज्यों की जो सीमाएं लगती हैं उनमें से है ना कौन कौन से राज्य 7 सिस्टर के। तो देखिए पहले, सबसे पहले इन 5 राज्यों में 4 तो यहीं से आ जाती हैं, एक है आपका वेस्ट बंगाल। अब प्रश्न आएगा ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो मिजोरम है, असम है, असम, मिजोरम,
मेघालय और त्रिपुरा, TRP। ठीक है, ये 5 राज्य। अब देखिए 5 में से 4, आपसे प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि निम्न में से या जो बांग्लादेश के साथ कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है लेकिन बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, क्लियर। चलिए एनसीईआरटी के आधार पर इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले चैप्टर पर बढ़ जाते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है भू आकृति विज्ञान, अर्थात हमें भारत की जो है कि संरचना और भू आकृति को पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं एनसीईआरटी के ही हिसाब से पढ़ा रहा हूं। हम भारत का भूगोल जो एडवांस कोर्स में पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, हमने ये जो किताब है इसमें जितनी चीजें लिखी हैं उससे लगभग 2 गुना चीजें आपको बताने समझाने का प्रयास। सबसे पहले करते हैं टाइटल को डिकोड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर एक शब्द है, इस संरचना और भू आकृति विज्ञान। संरचना का क्या अर्थ होता है कि से मान लो आप कोई भी चीज लेकर आओ, है ना, वो कैसे बनी है, मजबूत है, कठोर है, मुलायम है, फ्लेक्सिबल है, वह किसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, कोयले का बना हुआ है, टीन का बना हुआ है, सिलिका का बना है, मैग्नीशियम का बना है, किससे बना है। अर्थात जो हमारा देश है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, वो कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर, कौन सी चट्टानें कब बनी कब नहीं बनी, हमारे देश का पूरा भाग क्या एक ही तरह से बना है या वो अलग अलग कंडीशन से बना है, इस चैप्टर को हमें यहाँ पर देखना होगा। तो संरचना तथा भू आकृति विज्ञान को हमें यहाँ पर डिस्कस, तो यहाँ पर नोट कीजिए संरचना और भू आकृति। पहले ये शब्द को देखिए, भू आकृति का मतलब ये है कि भू मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी पर मिलने वाली आकृति। ये जो आकृतियां हैं कब बनी होंगी, कैसे बनी होंगी, किस पदार्थ से बनी है ना, इनका भूतकाल क्या रहा है, इनका भविष्य क्या होगा, इससे जुड़े हुए अर्थात चट्टानों से जुड़े समय काल, समय काल और प्रक्रिया को समझना है। समय काल और प्रक्रिया को समझ, अब जब समय काल और प्रक्रिया को समझेंगे तो दरअसल यहाँ पर एक हमें साइंस मिलेगा। जैसे जो चट्टाने हैं, जिन चीजों का भी निर्माण हुआ है ना, उनके पीछे कोई ना कोई कारक रहा होगा, कोई प्रक्रिया फॉलो हुई होगी, तो कैसे बना उसे विज्ञान को समझना। संरचना का मतलब ये है कि यहाँ पर पदार्थ कौन से हैं, है ना, इनसे क्या क्या बना है, क्या क्या बना है, और जो भी बना है वो किस रूप में दिखाई देता, किस रूप में। अर्थात अगर मान लेते हैं कि हमारा उत्तर का भारत का मैदान है, वह क्या बना है, कमजोर चट्टान है और सात से बना है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का जो पदार्थ है वो अलग है। क्या क्या बना है उत्तर में, हिमालय बना है, मैदानी क्षेत्र बना है, पठार बना है, पर्वतीय भाग बने हैं, है ना, रेगिस्तान बना है, किस रूप में, समतल है, उबड़ खाबड़ है, किस रूप में है ना। तो संरचना, इन सब चीजों को हमें डिस्कस करना है। इसका मतलब है कि अगर हम इस चैप्टर को समझने का प्रयास करें तो हमें यह समझना है कि भारत में कौन कौन सी आकृतियां हैं, कौन कौन सी आकृतियां हैं, और यह आकृतियां
कैसे विकसित हुई, कैसे विकसित हुई, इसे समझना। और इसी के हम साइंस को अगर हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश के किस हिस्से में किस प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? बस एक मिनट थोड़ा सा चाय पी लें, बोलते बोलते गला दर्द करने लगता है ना। खाड़ी और जलसंधि में डिफरेंस बताना प्लीज। मोहित जी, पहली बार क्लास में हैं आप, नए तो नहीं हैं आप? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। देखिए, जल संधि का मतलब होता है एक संकीर्ण ऐसा जलीय मार्ग जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करे। जैसे मान लेते हैं इधर एक स्थल है, इधर एक स्थल है, इसके बीच में ये जल है, और ये जल वाला भाग इस बड़े जलीय क्षेत्र, इस क्षेत्र जलीय क्षेत्र को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे जल संधि। तो क्या बोलेंगे? जल संधि। दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले भाग को बोलेंगे जल संधि। इसी तरह से अगर कोई स्थल का भाग होता और दो स्थलीय भागों को जोड़ता पतला सा मार्ग, तो उसको आप स्थल संधि बोलते। दूसरा शब्द आपने पूछा है वो है खाड़ी। जैसे हम कहते हैं, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो गल्फ या बे, गल्फ और बे दोनों के लिए खाड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो गल्फ और बे का मतलब किसी स्थल का वह भाग जिससे जिसमें सागरीय जल प्रवेश करने का प्रयास कर रहा हो। जैसे आप बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में आप देखेंगे तो हमारा जो जलीय क्षेत्र है इसका प्रवाह इधर की ओर दिखाई देगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको देखेंगे तो वो क्या होगा, स्थल का एक ऐसा भाग होगा जो जल को बांधे हुए होगा, जिसमें जल जाकर क्या कर रहा होगा, फंस जा रहा होगा। ठीक है, आई होप आप इन सब चीजों को क्लियर कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को एक एक शब्द को लेते हैं। क्लियर? क्लियर? ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? अर्थात जो मिट्टी है, प्रत्येक मिट्टी की प्रोडक्टिविटी अलग क्यों है? वो अलग अलग जो है कि कणों, अलग अलग आकार के कणों से क्यों बनी है? ये एनसीईआरटी आपसे सोचने के लिए कह रहा है। आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न है। तो अगर हम देखें, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे से ही होते हुए हम हिमालय की ओर बढ़े, तो हिमालय की ओर बढ़ते समय हमें पता चलेगा कि अरे भाई, कि गंगा का जल जहां पर बंगाल की खाड़ी में निकास होता है, वहां पर छोटे कण है, बारीक कणों वाली मिट्टी है ना। गंगा जहां गंगा जल का निकास होता है वहां पर जाएंगे तो बारीक कणों वाली मिट्टी का क्षेत्र मिलेगा, मिलेगा। लेकिन उसी गंगा नदी को पकड़ते हुए अब उसकी उद्गम स्रोत की ओर जाइए तो आपको पता चलेगा कि गंगा नदी ने ही अलग अलग भागों में अलग अलग आकार और प्रकार के कणों का डिपोजिशन किया है। तभी तो हम हरिद्वार और फिर उसके उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो गंगा नदी में ही हमें और उसके किनारे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े देखने को मिलते हैं। तो आखिर ये क्यों है? क्योंकि दरअसल हर जगह की जो ज्योग्राफी है, हर जगह का जो ढाल है, हर जगह की जो चट्टानों की संरचना है वो अलग अलग है, और इसी के कारण अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग चट्टानें मिलती हैं। हम जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो हमें प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा जो कि बहुत मजबूत चट्टानी क्षेत्र है। वहीं अगर हम तटीय क्षेत्रों में जाएंगे तो एक औषधि कोमल जो है कि मुलायम प्रदेश हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम हिमालय क्षेत्रों में जाएंगे तो हिमालय क्षेत्रों में हमें पता चलेगा कि औषधि चट्टानें अभी पर्वत जो है कि मजबूत होने का प्रयास कर रही हैं, अर्थात वह चट्टानें अभी कठोर नहीं हो पाई हैं। इसी के कारण तो देख रहे हैं बरसात का मौसम है तो लैंडस्लाइड की क्रिया हो रही है। चट्टानें व मिट्टी आपस में क्या है, संबंधित है, सही बात है। दरअसल चट्टानों के टूटने से ही क्या बनती है, मिट्टी बनती है। अर्थात कहीं पर कोई जो चट्टान है, इसी चट्टान का जब क्या होगा, अपक्षय होगा, इसी चट्टान का जब अपर्दन होगा, और इसी चट्टान का जब कहीं निक्षेपण होगा,
तो मैंने ये तीनों शब्द बताए थे, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के कारण ही क्या होगा, जो बारीक कण बनेंगे, जब चट्टान कोई टूटा तो उससे क्या बने, कुछ बारीक कण बने। इन बारीक कणों को ही हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्या हो गया, ये जो बारीक कण बने, इन बारीक कणों को ही, क्लियर। तो अब देखिए तो क्या हुआ, चट्टाने व मिट्टी आपस में संबंधित हैं क्योंकि असंगठित चट्टाने वास्तव में मिट्टियां ही हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातली स्वरूप के अनुसार पाई जाती है, अर्थात जहां पर जैसी चट्टाने पाए जाएंगे उसी के अनुसार मिट्टी मिलेगी। हम जैसे कि पढ़ते हैं कि भाई प्रायद्वीपीय भारत में जब हम जाते हैं तो लाल और पीली मिट्टियां मिलती हैं। तो ये जो लाल और पीली मिट्टियां बनी, कैसे बनी, ऐसी चट्टानों का ऐसी चट्टानें टूटी जिसमें लोहे के तत्व ज्यादा थे, तो लाल पीली मिट्टी मिल गई। अच्छा, हम अगर देखें महाराष्ट्र में तो कुछ जगहों पर काली मिट्टी मिलती है। काली क्यों मिलती है महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में, क्योंकि वहां की चट्टानों में क्या था, मैग्नीशियम का अनुपात ज्यादा था, तो काली मिट्टी बन गई। ठीक है, तो असंगठित जो चट्टाने हो वही मिट्टी है, तो चट्टाने ही क्या होती हैं, टूटती हैं। अब बताइए, कोई जो मूल पदार्थ होगा, मूल पदार्थ जब वो टूटेगा तो उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो अभी क्या होगा, उसी रूप में बनेगा। तो इसी के कारण चट्टानों के टूटने से ही अलग अलग क्षेत्रों में मिट्टियों की अलग अलग कंडीशन हमें देखने को मिलती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ है, या 4.6 करोड़ है, तो है ना, 46 करोड़। इतने लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल मैंने आपको बताया था। अंतर्जात बल क्या कहते हैं, कौन से होते हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी है और पटल विरूपणी बल। अर्थात पटल विरूपणी बल क्या बताया था, पर्वतों का निर्माण होना, महाद्वीपों का कोई भाग ऊपर उठ जाना, नीचे धंस जाना। तो जो बल पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं वह भी हमारे पृथ्वी के स्वरूप को बदलते हैं। हमने बहुत अच्छे से समझा था। जो पृथ्वी के ऊपर बल उत्पन्न होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी के स्वरूप को बदलते हैं। जैसे नदियों के द्वारा, सागरीय जल के द्वारा, वायु के द्वारा कई तरह के अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण के कार्य किए जा रहे हैं, इससे संरचनाएं बदल रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी जो है वो बहुत पहले बनी, लेकिन धीरे धीरे अंतर्जात और बहिर्जात बलों ने अपने प्रभाव से इसके स्वरूप को बदला। अर्थात जो आज हमें दिख रहा है ना, आज जो संरचनाएं हमें दिख रही हैं, आज से अगर देखें तो 5 करोड़ पहले इतनी संरचनाएं ना रही होंगी। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब हम पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो आकृतियां वो किसी और रूप में दिखती थी, और भविष्य में भी अगर हम कुछ समय बाद देखेंगे, कुछ लाख वर्षों बाद देखेंगे, तो एक कंडीशन कुछ और होगी। क्योंकि ये इतनी धीमी गति से होता है और हम लोगों का जीवन काल इतना छोटा है कि हम इसको समझ नहीं पाते कि परिवर्तन कैसे हो रहा है, लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय और अर्धस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात जो भी आकृतियां बनी हैं उनके रूप को निर्धारित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप पृथ्वी की विवर्तनिकी हलचलों के विषय में, भौतिक भूगोल का परिचय के विषय में आप पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले। वो कल हमने वही किताब खत्म की है ना, यही तो किताब खत्म की है। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी, ये हमने देखा था। हमने आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया था और हमने कहा था कि जो हमारा यह प्रायद्वीपीय भाग है ये पहले कहाँ था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा था, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए आज यहाँ पर आया है। और अभी भी ये इधर की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और यह गति कर रहा है, इसी के कारण तो यहाँ पर ये जो हमारा हिमालय के नीचे चट्टान, ये क्या हुआ है, यहाँ पर प्लेटों का
सबडक्शन हो रहा है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है। याद आ रहा है विनाशात्मक किनारा? तो वही चीज यहां पर बताया जा रहा है कि हमारी जो इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी, ये आकार में काफी विशाल थी, ऑस्ट्रेलिया प्लेट इसी का हिस्सा थी। तो जो हम ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो आज हम ऑस्ट्रेलिया प्लेट देखते हैं वो दरअसल इंडियन प्लेट का ही भाग थे। इसी के कारण इस प्लेट का पूरा नाम क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया प्लेट इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? अर्थात इस तरह से ये जो गया है, क्या आप इसको कर सकते हैं? वही चीज ये पूछ रहे हैं। आप कर सकते हैं, आपने पहले किया हुआ है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव इनका पड़ा है। क्या आप इंडियन प्लेट के यूज भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जात और बहिर्जात बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतः अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। अर्थात जो भी आज हम संरचनाएं देख रहे हैं वो संरचनाएं कैसे, पहले तो सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत का हमारा हिस्सा था और वही प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा अफ्रीका से टूटकर आगे बढ़ा। आगे की ओर बढ़ा तो सामने उसको क्या मिला? एक जो है कि तेथिस सागर मिला। याद आ रहा है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत था ये टूटकर आगे की ओर आ रहा था। यहाँ पर क्या था? तेथिस सागर था। इसी तेथिस सागर का बचा हुआ भाग कौन सा है? यह तेथिस सागर। इसी तेथिस सागर का बचा हुआ भाग है आज भूमध्य सागर। भूमध्य सागर क्या है? इसी तेथिस सागर का भाग है। तो यह जो तेथिस सागर में जो अवसाद था, अवसाद था, हमारी प्लेट इससे आकर टकराई। इधर यूरेशियन प्लेट थी, इधर यूरेशियन प्लेट थी। तो इसी अवसाद पर बलन की क्रिया हुई और बलन की क्रिया से क्या बना? हिमालय बना। अच्छा भाई, एक चीज बना, एक चीज बनता है तो दूसरे चीज की नींव रखता है। हिमालयन बना, इसकी ऊंचाई बढ़ी, नदियां निकली और यहां पर ये दोनों प्लेटें जब ऐसे टकराई तो देखिए किनारे पर एक गड्ढे नुमा आकृति बनती है और यहीं पर आने वाली नदियों के द्वारा अवसाद लाया गया और इसी अवसाद से क्या हुआ? हमारा मैदानी क्षेत्र बना। मैदानी क्षेत्र से आगे की ओर बढ़कर नदियों ने अपना अवसाद एकत्रित किया तो हमारा तटीय प्रदेश या फिर जो हमारा डेल्टा वाला क्षेत्र है वो विकसित हो रहा है। तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे यह जो आकृतियां हैं वह बन रही हैं, ठीक है। अब देखिए भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की विभिन्नताओं के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। 3 भूवैज्ञानिक खंडों का मतलब है कि इसको 3 जो है कि हम चट्टानी संरचना में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात चट्टान के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, है ना। कौन कौन से? एक तो है प्रायद्वीपीय खंड, वही प्रायद्वीपीय खंड जो कहां से? अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर आगे की ओर बढ़ा था। दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तो पर्वतों को एक कैटेगरी में रख दिया गया और मैदानी क्षेत्र को एक कैटेगरी में रख दिया। अब हमें क्या करना है? एक एक को लेना है और उसको जो है कि उसकी भौतिक संरचना, उसकी चट्टानी विशेषता को हमें समझना है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? एक बार बताइए। अब इसके आगे की बात, इसके आगे की जर्नी हम लोग कल तय करेंगे, ठीक है। एक कुछ दिनों में आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 14 से लेकर 16 जुलाई के बीच में पॉलिटी की एनसीईआरटी आपकी स्टार्ट होगी। तो जितने लोग, है ना, पॉलिटी की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी तो एडमिशन एनसीईआरटी बैच में भी जिनको लेना है वो ले सकते हैं। और इसी तरह से पॉलिटी सेगमेंट जो है कि जीएस में चालू होगा तो वो लोग जीएस में जिन लोगों को एडमिशन लेना है ले लेंगे। 11 से लेकर 13 तारीख तक, है ना, 11 से लेकर 13 तारीख तक जीएस और एनसीईआरटी बैच में एडमिशन
अपना होगा। ठीक है, एकदम क्लियर। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराने वाले अगर आपने नोट्स बनाए हैं, है ना, पुराना वाला अगर आपने जो नोट्स बनाया है, सोनम जी बोले सर 2 घंटे की क्लास लेने के लिए, 2 घंटे बच्चे, 1 घंटे 40 मिनट तो हो ही गया, और 2 घंटे घड़ी देख के नहीं कर सकते, अभी जो टॉपिक स्टार्ट करें वो बीच में हमें छोड़ना पड़ेगा। और बोलते बोलते देखो आप तो बैठ के ऐसे क्लास देख रहे हैं, हाँ ठीक है गुरुजी, हम तो थकते हैं ना, है ना। ठीक है, ट्वेल्थ वाली भी एनसीईआरटी होगी, चिंता मत कीजिए, लेकिन वो बाद में होगी, वो इकोनॉमी के साथ होगी, वो इकोनॉमी के साथ होगी। ट्वेल्थ वाली एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो इकोनॉमी के सेगमेंट से जुड़ता है, तो उसको हम इकोनॉमी से जोड़कर पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, कुछ छोड़ने के लिए, है ना, इतना मेहनत हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं देख लूंगा किरण जी, मैं चेक करवाता हूं अभी, मैं देख लेता हूँ, चेक करवा के मैं डलवा दूंगा, अगर नहीं होगा तो डलवा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।